जी जनाब। ओके, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, ऑल गुड चल रहे हैं जी। कौन सा लेक्चर है हमारा, ये बताएंगे? आई थिंक दिस इज केमिस्ट्री। और हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? कौन सी वाली केमिस्ट्री? सर हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके हो गया जी, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? सर जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप A2 वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और A2 वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया जा रहा है। और ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एट द एंड बेटा टेस्ट बता दूंगा। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें जो सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है सर? वो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। खैर, हमने तो डेरिवेटिव्स बाद में पढ़ने हैं। बेंजीन क्या चीज है? ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, जरा मुझे कॉल कर लो बेटा पहले। ओके, कॉल कर लेना मुझे पहले। अच्छा, सो बाबर कॉल कर ले। बेंजीन इट्स डेरिवेटिव्स में हम आपको क्या कर रहे हैं? हम आपको बेंजीन का लास्ट लेक्चर मैंने क्या पढ़ाया, प्लीज ये बता दीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेंजीन के बारे में क्या पढ़ाया है, प्लीज ये बता दीजिए। बच्चों जवाब देंगे कि नहीं? सर अपने लास्ट लेक्चर में बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। हमने लास्ट लेक्चर में बेंजीन का स्ट्रक्चर सीखा है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस हमने अभी तक एक लाइन फॉलो की है। स्पेसिफिकेशन वाला हमें क्या कहता है? स्पेसिफिकेशन वाला हमें कहता है जी, क्या करो? इंटरप्रेट एंड यूज द जनरल स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड एंड स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ द एरीन्स। एरीन्स का आपने क्या करना है, जिसमें इनफैक्ट सबसे पहले तो बेंजीन ही आता है। सबसे पहले तो उसमें बेंजीन आता है, फिर क्या आता है? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स हैं in terms of sigma and pi bonding, the shape and bond angles of benzene। वो समझ आया कि नहीं आया? तो अभी तक हमने क्या किया? बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला, अल्टीमेटली क्या? स्केलेटल फार्मूला। और बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ हैं, पाई बॉन्ड्स कहाँ हैं, ठीक है, उसकी बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। सब समझ लिया ना? सब समझ लिया ना भाई? ओके हो गया। तो हमारी जो पहली बुनियादी चीज है वो क्या था? दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? द क्या सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी है भाई? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर, फिर एम्पिरिकल है, फिर मॉलिक्यूलर है, फिर स्ट्रक्चरल है, फिर डिस्प्लेड था, और फिर स्केलेटल है, स्केलेटल फार्मूला। इनफैक्ट उसके बाद हमने इसका और क्या किया? हमने इसका जो शेप है और बॉन्ड एंगल्स हैं, या सिग्मा या पाई बॉन्डिंग है, उसको मैंने सीखा है। स्ट्रक्चर में शेप, बॉन्ड एंगल्स, या फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन बेंजीन।
जी, इसमें किसी को परेशानी है? और अल्टीमेट हमारे पास नतीजा क्या है? अल्टीमेट हमारे पास नतीजा ये है कि सर हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं ये यूं बना लें या फिर कैसे बना लें, ऐसे बना लें। हाँ जी, बनाना बस हेक्सागोन है, बनाना हेक्सागोन है जी। इन बातों में अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करो, यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, कहता जी अंडरस्टैंड एंड यूज सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर फॉर द सिंपल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स विद वन बेंजीन रिंग एंड वन और मोर सिंपल सब पर के काम करेंगे। मैं रिएक्शंस पढ़ाता हूँ, रिएक्शंस के नतीजे में खुद ब खुद ही जो चीज़ बनती जाएगी उसका नाम आपको समझाता जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं पहले ढेर सारों के नाम बता दूं, मैं खुद ब खुद जो चीज़ बनाता जाऊंगा उसका नाम सिखाता जाऊंगा। एक काम करते हैं, बेंजीन से बात स्टार्ट कर ली ना हमने बेंजीन से अपनी बात स्टार्ट कर लिया ना, अब जरा आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मुझे अगर कोई तस्वीर भेज दें लास्ट लेक्चर की, ताकि किसी ने तस्वीर मांगनी है। हाँ जी, रिएक्टिविटी की मैंने बात की, आखिरी मैंने कोई रिएक्टिविटी की बात नहीं की। मुझे लगता है मैंने कोई रिएक्शन के हवाले से भी कुछ जुमला, जो आपने मुझे पेज भेजी उसमें रिएक्शन के हवाले से तो कुछ भी नहीं लिखा। मेकिंग इट मोर स्टेबल, स्टेबल कुछ नहीं लिखा ऐसा। हाँ जी, ये लिखा हमने, आखिर में लिखिए द रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्पार्ट्स व्हाट इट इम्पार्ट्स स्पेशल स्टेबिलिटी टू बेंजीन due to which benzene is less reactive. मिल गया, thank you very much. Due to which benzene is less reactive than its corresponding alkene, that is cyclohexatriene. Cyclohexatriene is more stable. It's not more stable, it is less stable, it is more reactive. उसके reactions बहुत सारे हैं, लेकिन बेंजीन के इतने ज्यादा reactions नहीं हैं। खैर बहरहाल देखते हैं, एक काम करें, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया। आज हमारा नया टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। कल हमने क्या किया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला, 3D फार्मूला, इनवर्स में 3 डायमेंशनल फार्मूला भी हमने डिस्कस किया। इसमें शेप डिस्कस हुई, बॉन्ड एंगल्स डिस्कस हुए, सिग्मा बॉन्डिंग डिस्कस हुई, पाई बॉन्डिंग डिस्कस हुई, सब कुछ डिस्कस हुआ। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी हमारा टॉपिक बनता है जी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने मेंशन नहीं किया हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मुझे बॉन्ड एंगल बताएगा कितना होता है? हाँ जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में या हेक्सागोन में जो बॉन्ड एंगल होता है, प्लीज वो बताएंगे कितना होता है? जी 120 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक होगा जी, 120 डिग्री होता है। तो वहां पे जाके जहां पे आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र किया है, या फिर जहां पे आपने हेक्सागोन का जिक्र किया है, या फिर जहां पे आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां जाके बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री 120 डिग्री लिख दीजिए। वहां पे जाके बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री लिख दीजिए। ओके ओके सीन जी, अच्छा ओके। नेक्स्ट आज के टॉपिक पे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। जी भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो जी, अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले पेज पे जाओगे तो शायद आपको वहां पे क्या मिलेगा, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि जनाब अल्केन्स, अल्कीन, या जो भी मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज है हमारे पास, जो भी मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज है हमारे पास, हर फैमिली का एक एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है आपने, हर फैमिली का एक एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। और उन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल दोस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, सर अल्केन्स के होते थे पता नहीं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन के होते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
हैं, कार्बोनाइल के होते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है इस तरह के हमने हर किसी के ना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़े थे। अभी देखेंगे कि हमने इधर किस तरह के रिएक्शंस बिल्ड करने हैं। लेट मी टेल यू, मुझे बेंजीन का भी कोई ना कोई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। एक चीज इससे पहले कि मैं रिएक्शन तक जाऊं, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहली आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये होगी, एज अ फैक्ट, यू नो व्हाट, द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ऐसे लिखें, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एल्केन से तो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन एल्केन बट लेसर देन एल्कीन, बट लेसर देन एल्कीन। ये मैं क्या लिख रहा हूं? असल में अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठा कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो क्या ये डबल बॉन्ड है? नहीं। 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 क्या ये डबल बॉन्ड है? मतलब देखें, दो बातें हैं, या तो आप कहें सर ये डबल बॉन्ड इधर है, मतलब याद है मैंने कल कहा था वो क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, या फिर आप कहें नहीं नहीं सर डबल बॉन्ड उधर नहीं, डबल बॉन्ड इधर है। अच्छा, या फिर आप क्या कहें सर ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, क्या कर रहा है, डबल घूम रहा है। याद है हमने इसको डबल बॉन्ड के इस डबल बॉन्ड को हमने घूमना कहा था ना, कि सर डबल बॉन्ड घूम रहा है, या तो इसको कहते हैं घूम रहा है, या फिर अगर मैं कहूं वैसे टोटल डबल बॉन्ड्स हैं कितने, ये बताओ टोटल डबल बॉन्ड्स हैं कितने बच्चों, प्लीज बताएंगे टोटल डबल बॉन्ड्स हैं कितने? अगर आप कुल मिला के 6p ऑर्बिटल थे ना, तो 6p के जो ऑर्बिटल्स होते हैं कितने पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं? 6p के अगर ऑर्बिटल्स होंगे तो पाई बॉन्ड्स कितने बना सकते हैं? 3 पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, लेकिन ये तो 6 जगह, पहली जगह, दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, ये चौथी जगह, ये यू नो व्हाट पांचवी जगह, एंड देन ये कौन सी है, छठी जगह। मुझे आप किसी तरह से बस ये बात बता दें, मुझे आप किसी तरह से ये बात बता दें, क्यों जी? कनेक्टेड, नाउ इट इज कनेक्टेड। अच्छा जी, जो मेरा सवाल है बच्चों उसका जवाब दीजिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज उसका जवाब दीजिए। क्या प्रॉब्लम है यार, बंदी हो भाई। हाँ जी, सवाल मेरा ये 6 ये कार्बन एटम्स हैं, 6 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, 6 सिंगल बॉन्ड्स तो नजर आ रहे हैं, हर किसी का हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहां तक इसके स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? जी बच्चों, यहां तक इसके स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? नो। ओके जी, एक सेकंड। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या बात है और जो पूछना चाहता हूँ वो क्या बात है, जरा गौर से सुनिए।
6 जगहों पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं इधर आधा डबल बॉन्ड इधर है, 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 आधा डबल बॉन्ड इधर है। क्या मैं कह सकता हूँ सारे ये जो पूरा पूरे का पूरा डबल बॉन्ड इस पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है? ये तो आपने बोला ना पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है जी। रिंग के अंदर घूमने का मतलब क्या है सर? पहला मतलब तो इसका ये है, पहला मतलब तो इसका ये है कि सर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो लोकल नहीं, वो डीलोकलाइज हैं, वो रेजोनेट कर रहे हैं, वो स्टेबल हैं। लेकिन जो दूसरा मतलब है वो क्या है? दूसरा मतलब ये है, ये जो बॉन्ड है ये अल्केन है, पूरा डबल होता तो अल्कीन होता। अच्छा, अगर सिर्फ सिंगल होता तो अल्केन होता, डबल होता तो अल्कीन होता। मुझे एक बात बताएं जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सिंगल होता, सिर्फ सिंगल होता, अब क्या है ये वाला बॉन्ड क्या होता? अल्केन जैसा होता। अगर डबल होता तो किस जैसा होता? अल्कीन जैसा होता। इस वक्त ये किस जैसा होगा सर? ये अल्केन और अल्कीन के दरमियान जैसा होगा। हाँ जी, ये कहना चाह रहा हूं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर ना ये सिंगल, ये ना ये पूरा सिंगल है ना ये पूरा डबल है, ये सिंगल और डबल के दरमियान में है। ये जो बॉन्ड है ये सिंगल और डबल के दरमियान में है। क्या मतलब इस बात का? सर ये आधा सिंगल आधा डबल, मतलब सिंगल तो नहीं है, सिंगल से ज्यादा ही है, सिंगल तो है ही है, डबल नहीं है। तो ये ना अल्केन और अल्कीन के दरमियान में इसकी कहानी है, इसकी कहानी अल्केन और अल्कीन के दरमियान में। सर एक्सप्लेन द हाफ बॉन्ड अगेन। बेटा अगर तो मैं कहूं ये सीन है, फिर तो सिंपल है, मुझे बात समझाना कि जी ये वाला बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ वाला डबल हो गया, ये वाला सिंगल हो गया, फिर ये डबल हो गया, फिर ये अब्दुल्ला शाह अपनी वीडियो ऑफ कीजिए, अब्दुल्ला शाह वीडियो ऑफ कीजिए बेटा। अच्छा, फिर ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल हो गया, फिर ये सिंगल हो गया। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसकी तरफ जरा ध्यान दें। अगर तो ऐसे होता फिर तो ठीक है, फिर तो मैं एक को सिंगल कहता, एक को डबल कहता, एक को सिंगल कहता, एक को डबल कहता, एक को अल्केन कहता, एक को अल्कीन कहता, एक को अल्केन कहता। क्या ये वाला अल्केन की तरह बिहेव करेगा, ये अल्कीन की तरह बिहेव करेगा, ये फिर अल्केन की तरह बिहेव करेगा, ये अल्कीन की तरह बिहेव करेगा, ये सिंगल वाला अल्केन की तरह बिहेव करेगा, ये डबल वाला अल्कीन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा है ये डबल बॉन्ड लोकल तो नहीं है, ये डबल बॉन्ड डी लोकल है। डबल बॉन्ड डी लोकल है। डी लोकल मतलब सर ये इधर नहीं है, ये तो घूम रहा है। घूमने का मतलब क्या है? घूमने का मतलब क्या है? कुछ लोग सोच रहे थे सर 3 सिंगल 3 डबल है, नहीं, ये सारे थोड़े थोड़े डबल हैं। ये सारे पूरे तो डबल नहीं है लेकिन सारे थोड़े थोड़े डबल हैं। थोड़े थोड़े डबल का मतलब क्या है? थोड़े थोड़े डबल का मतलब ये सारी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। घूमने का मतलब है, घूमने का मतलब क्या है? घूमने का मतलब ये है ये भी थोड़ा सा डबल, थोड़ी देर के लिए डबल, थोड़ी देर के लिए ये 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 डबल। So these electrons, the pi bonded electrons, the pi bonded electrons, and they're not present at one place. They are घूमिंग फिरिंग, they are rotating, they are resonating, they are delocalized. So all these bonds, ये 6 कार्बन एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, it is not completely single, it is not completely double. It is single से ऊपर डबल से नीचे, it is single से ऊपर डबल से नीचे। अगर आप मुझे इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह पूछोगे तो शायद मैं आपको कहूं, मेरे पास अगर डेटा बुकलेट में लिखा होता, मैं वैसे अपना आइडिया आपको सुना देता हूं। आइडिया मेरा यह है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 100, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ, अगर वो लेंथ की बात करो, याद रखना, अगर बॉन्ड की लेंथ है 100 यूनिट्स, 100 मीटर, और डबल बॉन्ड की लेंथ है 200 यूनिट्स, सॉरी 200 नहीं, 50, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाती है। तो इस बेंजीन वाले बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी? 75। वैसे रैंडमली बातें कर रहा हूँ, रैंडमली बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड की लेंथ है 100 और डबल बॉन्ड की लेंथ है कितनी, अगर डबल बॉन्ड की लेंथ है 50, तो इस बेंजीन वाले बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी सर? 75। चलो बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। अगर सिंगल वाले की बॉन्ड एनर्जी है 1000 और डबल वाले की बॉन्ड एनर्जी है 2000, उसको तोड़ना अगर 2000 यूनिट जैसा मुश्किल है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी 1500। मतलब कहने का यह है कि इसकी रिएक्टिविटी अल्केन से ज्यादा होगी और अल्कीन से
अल्कीन से कम होगी, अल्केन से ज्यादा होगी और अल्कीन से कम होगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो? ओके। अब मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल मेरा ये पुत्र कि अल्केन का आपने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या पढ़े हैं? अल्केन्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या पढ़े हैं जी? अल्केन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या पढ़े हुए हैं? यार सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो भाई। फ्री रेडिकल, ओके ग्रेट हो गया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल वाली सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, ठीक हो गया। ओके। SN1 नहीं पढ़ी हो भाई, हाथ बांधता हूँ रोहान साहब, SN1 नहीं है। SN1 उसकी है क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स की, हेलोजिनो अल्केन्स की जो SN1 पढ़ी होगी, ठीक है। अल्कोहल्स की SN1 पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अल्केन का आपने एक ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके जी, अल्कीन का कौन सा रिएक्शन पढ़ा है? अल्कीन का कौन सा रिएक्शन पढ़ा हुआ है सर? हमने अल्कीन का पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक, क्या अल्कीन में हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा। ओके, मैं अब आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर मैंने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ाने हैं तो कौन से पढ़ाऊंगा जी? अगर मैंने बेंजीन का रिएक्शन पढ़ाना है तो कौन सा पढ़ाना है? दोनों? नहीं, नो। आधा लफ्ज उठाऊंगा उधर से, आधा लफ्ज उठाऊंगा इधर से, कुछ दोनों का मिक्सचर। यस, इधर से लफ्ज उठाता हूं सब्स्टिट्यूशन और इधर से लफ्ज उठाता हूं इलेक्ट्रोफिलिक। आपकी इतला के लिए अर्ज ये करना चाहता हूं कि बेंजीन के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं, दी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर, कौन से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगे, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लो जी, दैट इज SE। हेलो जी, दैट इज SE। क्या आपने ये रिएक्शन AS में पढ़ा था? नहीं, इसीलिए तो A2 में पढ़ाते हैं, इसीलिए तो A2 में पढ़ाते हैं, इसीलिए तो A2 में पढ़ाते हैं। आपने AS में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है। क्या आपने AS में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी? नहीं ना, इसीलिए ये A2 का सबसे पहला रिएक्शन है, A2 का सबसे पहला रिएक्शन है भाई ये। AS में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाई जाती। वहां कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं है जिसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में मुझे एक बात बताओ प्लीज, एडिशन जो है वो तो दो तरह की पड़ी है बच्चों, एडिशन तो दो तरह की पड़ी है। कौन सी एडिशन पड़ी है? जब आपका C डबल बॉन्ड C होता था, इनके लिए आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी है। एक और होता था C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O होता था, इनकी कौन सी, जो कार्बोनाइल्स होते थे, कार्बोनाइल्स, इनकी कौन सी एडिशन पड़ी थी? इनकी पड़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके हो गया, चलो जो भी पढ़ा था जो नहीं पढ़ा था, खैर बहरहाल वहां एडिशंस दोनों हैं। AS में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, लेकिन AS में सब्स्टिट्यूशन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है AS में। बस ये बताना चाहता हूं, बस ये बताना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हमारे सिलेबस में है जी, A2 में आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अच्छा, क्या मतलब होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? सर, एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल will replace a weaker electrophile, a reaction in which it is a reaction in which a stronger nucleophile will replace a weaker electrophile. ठीक है, क्या लिखवा रहा हूं? What is electrophilic substitution? A reaction in which क्या होगा? A reaction in which a stronger electrophile, what a stronger electrophile, उसने क्या करना है? A reaction in which a stronger electrophile replaces a weaker electrophile, replaces a weaker electrophile, ओके। इस वक्त ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इस वक्त यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा और वीकर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जी भाई, अब ये ना कहना कि सर हमसे तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी भूल गए। चलो खैर, अगर भूल भी गया तो परेशानी की बात नहीं है। चलो मुझे न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझा दो, मैं इलेक्ट्रोफाइल का मैं समझा दूँ, आप लोग मुझे न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझा दो। जो भी आप कहते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पता ही नहीं है सर, भूलना तो दूर की बात है। वो तोड़ी खैर ओए तोड़ी खैर ओए, अल्लाह पूछे तो ओए। ओके ग्रेट, हो गया। एक काम करो, मैं अगले पेज पे जाता हूँ, जरा पेज के हेडर पे जाओ, ओके, सिंपल से काम करते हैं, पेज के हेडर पे जाके लिखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, एएस प्लीज स्टार्ट कर दें, कल से एएस स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, कल से एएस स्टार्ट हो जाएगी, कल से एएस स्टार्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशी का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज है जी। न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, तो उससे मोहब्बत करने वाले कौन होंगे? उससे मोहब्बत इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाली स्पीशी। ठीक है, तो आई थिंक व्हाट इज दैट? दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे, एफिशिएंट स्पीशी। मुझे लगता है आपने पिछले साल कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े? X1 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, OH1 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, CN1 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, आई थिंक समटाइम शायद NH2 1 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, याद है? X नेगेटिव को या तो OH नेगेटिव हटा देता था, या उसको CN नेगेटिव हटा देता था, या उसको NH2 नेगेटिव हटा देता था। ये उसके 3 रिएक्शंस थे, किसके? हेलोजिनो अल्केन्स के 3 रिएक्शंस थे। ठीक है, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, जो खुद जाती तौर पर क्या होगा? खुद जाती तौर पर वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले खुद क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन के दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसकी एग्जांपल के लिए, जिस तरह यहाँ पे आपने X1 नेगेटिव बोला है, लेट मी टेल यू यहाँ पे H1 पॉजिटिव इसकी बड़ी टिपिकल तरीन एग्जांपल है।
H1 पॉजिटिव इसकी बड़ी टिपिकल तरीन एग्जांपल है। और इसके जो मैंने 3 मजीद लिखवाने हैं वो कौन कौन से हैं? देयर इज दिस NO2 1 पॉजिटिव, फिर लिखें जी R1 पॉजिटिव, फिर लिखें जी Cl 1 पॉजिटिव। ठीक है, बल्कि Cl क्या लिखते हैं, X ही लिखिए, X1 पॉजिटिव। लो जी, क्या कह रहा हूं? ओ भाई बंद करो, पढ़ाने दो। और गुड फायरिंग, शादी हो रही होगी मलय में कहीं। अच्छा, क्या पढ़ा रहा हूँ गौर से सुनो। पेज के हेडर पे जाओ और पेज के हेडर पे जाकर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझा रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी मतलब नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा? जो नेगेटिव होगा खुद, हालांकि चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, X नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ध्यान दो जी। ओके सीन है, ओके सीन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है? शान बेटा इधर इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है सर? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या चीजें अट्रैक्ट होती हैं सर? पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जाते हैं। तो इसके लिए मैंने H पॉजिटिव या वो ये चार लिखा दी, H पॉजिटिव, NO2 1 पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, X1 पॉजिटिव। मुझे एक बात बताइए, ये आप X1 नेगेटिव को क्या कहते थे? हैलाइड आयन। ये OH नेगेटिव क्या होता था? हाइड्रोक्साइड आयन। ये Cn नेगेटिव क्या होता था? साइनाइड आयन। ये NH2 क्या होता था? कैन यू शो मी? ओके, होल्ड ऑन बट जाता हूँ भाई, उस पर जाता हूँ। हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एंड यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज क्या? दिस इज नाइट्रोजन हाइड्राइड। व्हाट इज इट? इट इज नाइट्रोजन हाइड्राइड या अमाइड। नॉट एग्जैक्टली अमाइड, अमाइनो ग्रुप है। बल्कि काम करो यार, आइड ना लगाओ उनके साथ, आप इनको बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस X1 नेगेटिव इज नोन एज हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप। OH नेगेटिव वाज हाइड्रोक्सो ग्रुप। Cn नेगेटिव वाज साइनो ग्रुप। NH2 वाज अमाइनो ग्रुप। आइड लगाओगे तो इस NH2 को अमाइड कह देना, साइनाइड कह देना, हाइड्रोक्साइड कहना, हैलाइड कह देना। अब मुझे लगता है पिछले साल आपने क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई थी। पिछले साल क्या किया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई थी। मतलब क्या इस बात का सर? वो एक हेलोजिनो अल्केन्स होते थे, उसमें X1 नेगेटिव को हटाकर हम क्या लगाते थे? या OH नेगेटिव या Cn नेगेटिव या NH2 नेगेटिव। वो तो अब आपको AS में समझ आएगा। यहां पता मैंने क्या करना, यहां मैंने H1 पॉजिटिव को हटाकर या तो NO2 1 पॉजिटिव लगा देना है, या R1 पॉजिटिव लगा देना है, या मैंने X1 पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, व्हाट इज दिस? या तो उसको अगर आपने आयंस कहना है तो दिस इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज नाइट्रोनियम आयन, दिस इज अल्काइलोनियम आयन। What is this X1 positive? This is basically halonium ion. Halonium. हाँ जी, why not saying them group to them? Why not saying group to them? चलो कह दो जी आप इसको ग्रुप कह दो। ग्रुप लाइक व्हाट बेटा? ग्रुप लाइक आप इसको शायद ये कहना चाहोगे नाइट्रो ग्रुप, हेलो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप,
ओके ओके कह दो, अल्काइल ग्रुप कह दो। बेसिकली इनके ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना, इनके ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई मैं इनको क्या कहता हूँ, दैट्स वाई मैं इनको अब NH4 1 पॉजिटिव क्या होता, अगर NH4 1 पॉजिटिव की बात करता हूँ क्या चीज होती, अमोनियम, ठीक है। और अगर H3O1 पॉजिटिव की बात होती, H3O1 पॉजिटिव की बात होती तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम, पानी ला दे बेटा थोड़ा गर्म, हाइड्रोनियम कहते, ठीक है। NO2 1 पॉजिटिव को क्या कहूंगा, नाइट्रोनियम कहूंगा। CH3 1 पॉजिटिव उसको मिथाइलोनियम कहूंगा। R1 पॉजिटिव अल्काइलोनियम कहूंगा। X1 पॉजिटिव होता तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैदा करूंगा इसको, हेलोनियम आयन, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम, ब्रोमीन, ब्रोमीनियम, ब्रोमीनियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीनियम, क्लोरोनियम, क्लोरीनियम, व्हाटएवर जी। तो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझा रहा हूं। पिछले किसी साल में आपने X नेगेटिव को हटाकर ये 3 लगाए होंगे किसी केमिस्ट्री में, इस साल में इस H को हटाकर ये 3 लगाऊंगा किसी केमिस्ट्री में। किस के रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन में उसकी रिएक्टिविटी अल्केन और अल्कीन से दरमियान में है। इधर से लफ्ज सब्स्टिट्यूशन उठाया, इधर से लफ्ज इलेक्ट्रोफिलिक्स उठाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की। अ रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल। और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल इस वक्त कौन कौन है, सुन लीजिए कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहली मैंने क्या एग्जांपल देनी है, नाइट्रोनियम NO2 1 पॉजिटिव, फिर क्या देना है, क्लोरोनियम Cl1 पॉजिटिव, बल्कि Cl1 पॉजिटिव की जगह चलो Cl1 पॉजिटिव ही लिखो। एंड आखिरी इज क्या, आखिरी इज यू नो दिस क्या बोलते हैं, R1 पॉजिटिव, दैट इज अल्काइलोनियम, नाइट्रोनियम, ये क्या चीज है जी, क्लोरोनियम, क्लोरोनियम, ये क्या होगा, अल्काइलोनियम। हाँ, एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर Cl पे 1 पॉजिटिव ये कहाँ से आया, ये तो साइंस है। वैसे तो Cl पे आई एग्री 1 नेगेटिव होता है, वो कह रहा है सर Cl पे 1 पॉजिटिव कहाँ से ले आए आप, बताता हूँ कहाँ से लाऊंगा, बताऊंगा, यही तो साइंस है सारी। रिप्लेसेस अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज वीकर इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव। लो जी, क्या होगा, H पॉजिटिव को हटाकर Cl पॉजिटिव लगा दिया जाए, R पॉजिटिव लगा दिया जाए, या NO2 1 पॉजिटिव लगा दिया जाए, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जी भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी, कहते जी आप क्या करें, अरीन्स की रिएक्शन समझाएं, और अरीन्स के रिएक्शंस में क्या हो रहा है। खैर सबसे पहली बात मैं क्या कर रहा हूं, दे विल अंडरगो कौन से रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब जब दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, मुझे प्लीज बताइए, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल, दीज थ्री आर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, NO2 1 positive, Cl1 positive, R1 positive, ठीक है, and they will try to replace this H1 positive from what, in which a stronger electrophile replaces a weaker electrophile from benzene. A reaction in which a stronger electrophile replaces a weaker electrophile from benzene. अब बेंजीन में वीकर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बेंजीन में वीकर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में है ही क्या सर, बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 तो कार्बन है।
और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है, हर कार्बन पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आपने सर आपने तो कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो होता है, मतलब एएस में हमारा कॉन्सेप्ट है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, तो उनमें से कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या कोई भी पार्शियल नेगेटिव नहीं होता। ओके जी, एक काम करता हूं, अगर मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज चेक करूं, एग्जैक्ट वैल्यूज अगर मैं इनकी चेक करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो मैं जरा आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं, होल्ड ऑन, हाँ जी, जरा पेज के हेड पे जाइए, तो सिर्फ एएस की आते थे, यस, पेज के हेडर पे जाइए। लेट मी टेल यू कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की जो है वो है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है, दैट इज 2.1। इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। लीजिए भाई, अब बताइए, हम अगर एएस में कहते थे कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, अब बताइए आपको क्या लगता है? सर हल्का फुल्का सा तो है, हल्का फुल्का सा तो है। अगर हल्का फुल्का सा डिफरेंस है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा फिर? ये होगा सर पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको कुछ हद तक आप इस एच पॉजिटिव को पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर आप इस एच को पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ क्या ना हुआ, लेकिन बड़े कोई वीक किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है। खैर बहरहाल जो भी है, हम ये कह रहे हैं एक रिएक्शन है इन विच स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल विल बी रिप्लेसिंग अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल। ये तीनों स्ट्रॉन्गर हैं, कैसे स्ट्रॉन्गर हैं, कहां से पैदा हुए सर? ये नाइट्रोनियम कहां से आ गया, हमने तो कभी भी नहीं सुना। सीएल पे वन पॉजिटिव कहां से आ गया, हमने कभी भी नहीं सुना। अल्काइल पे वन पॉजिटिव कहां से आ गया, ये भी हमने कभी नहीं सुना। कहां से बता रहे हैं आप ये? खैर जहां से भी बता रहे हैं, देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यू नो व्हाट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनाब अगर मैं आपको इनके 3 कॉलम्स बनवा दूं, मैंने 3 रिएक्शंस कराने हैं। एच पॉजिटिव को या तो मैंने रिप्लेस करना है बाय NO2 1 पॉजिटिव, या इस H प्लस को इस H प्लस को रिप्लेस कर लेगा R1 पॉजिटिव, या इसको रिप्लेस कर लेगा Cl1 पॉजिटिव। ठीक है, सुनो जी, 3 कॉलम्स बना लो प्लीज। बल्कि एक सेकेंड, आपने कहा बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा कॉलम्स में करेंगे उतना इसका रट्टा ठीक लगेगा, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई नो कॉलम्स में आपको लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको बाद में रटा आसानी से लगेगा, आपके रटे में आसानी होगी प्लीज। ठीक है, अच्छा सुनिए जरा, सुनिए, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है भाई, ओके, जिसमें एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस अ वीकर इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम बेंजीन। ठीक हो गया जी। नाउ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रोनियम है, क्लोरोनियम है, अल्काइलोनियम है। व्हाट कैन नाउ हैपन? देयर इज दिस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर H प्लस को हटा के NO2 लगा दें तो आई कॉल इट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर आप H प्लस को हटा के Cl पॉजिटिव लगा दें तो आई कॉल इट क्लोरोनियम हेलोजिनेशन या क्लोरोनियम ऑफ बेंजीन, हेलोजीनियम, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। R1 पॉजिटिव लगा तो अल्काइलोनियम या अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो लेट मी टेल यू व्हाट, मैंने आपको 3 रिएक्शंस पढ़ाने हैं। नंबर 1 लिखो जी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नंबर 2 हेलोजिनेशन
of benzene. And number three is alkylation of benzene. Nitration of benzene, halogenation of benzene, and you know what? There is this alkylation of benzene. तीनों equal columns हैं. Yes, exactly. Okay. क्या करूंगा भाई? नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होगा? सर, इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या? ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय क्या? बाय नाइट्रोनियम. व्हाट इज दिस? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है? It is the electrophilic substitution of hydrogen of benzene by what? By NO2 1 positive. That is nitronium. ठीक है. यहाँ क्या होगा? इस हेलोजिनेशन में क्या होगा? वंस अगेन वही सर, इट इज द यू नो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. It is the electrophilic substitution of hydrogen of benzene by what? Halogen by X1 positive. That can be या तो Cl1 negative और 1 negative Cl1 positive और Br1 positive. आप कहेंगे सर अजीब बात है, Cl तो 1 negative होता था, ये 1 positive कैसे हो गया? ये मैं समझाऊंगा. इसी तरह यहाँ क्या लिखूं? अल्काइलेशन. What is it? It is the electrophilic substitution of hydrogen of benzene by what? By alkylonium. By what? R1 positive ion. by वहां था नाइट्रोनियम, यहाँ हेलोनियम. ठीक है, ये है अल्काइलोनियम. ठीक है. अब ये होगा कैसे? द रिएजेंट्स आर, इस जगह पे क्या रिएजेंट्स हैं? reagents are number 1 dilute nitric acid dissolved in concentrated sulfuric acid. Dilute nitric acid that is dissolved in concentrated sulfuric acid. ठीक है, ये उसका वो है. reagents are this. Conditions are 55 degree to 60 degree temperature. 55 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्परेचर है जी. किसी को मसला इस बात से? अच्छा, इसके जरा रिएजेंट सुनिए. इस केस में रिएजेंट्स क्या होंगे? इस केस में रिएजेंट्स होंगे, यू नो व्हाट, देयर इज दिस क्लोरीन, मतलब जो भी हेलोजन X2 and AlX3, मतलब या तो क्लोरीन एंड AlCl2 ले रहे हैं, मतलब Cl2 एंड AlCl3 ले रहे हैं, सॉरी, या फिर Br2 एंड AlBr3 ले लें.
जहां तक कंडीशंस का ताल्लुक है, इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन हाँ बस सिंपल लिख दें, हीट लिख दें। हीट तो लिखनी हीट लिख दें जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय R1 पॉजिटिव में इधर लिखें जी रिएजेंट्स आर। इस केस में रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? आर एक्स, रिएजेंट्स आर एक्स in the presence of AlX3, in the presence of AlX3। एक बच्चे ने पूछा है सर क्या हम यूज कर सकते हैं FeX3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3 और, ठीक है जी FeX3, ठीक है कर सकते हैं FeX3। यहाँ पे भी कंडीशंस क्या होंगी, यही कि हीट करेंगे, यही कंडीशन होगी कि हीट करेंगे। बेटा कोई मैकेनिज्म शैकेनिज्म अभी तक मैंने नहीं सिखाया। देखते हैं मैंने क्या बनाना है, देखते हैं मैंने क्या बनाना है। हाँ जी, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। नो बच्चों, यहां तक किसी ने कोई सवाल पूछना है? जनरल हीटिंग, हाँ जी जनरल हीट करेंगे। अच्छा, एक जगह पे बस स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अदरवाइज जनरली हीट ही करेंगे, ओके सुनिए जरा मेरी बात गौर से। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। रिएक्शन लिखवाता हूँ जी, रिएक्शन क्या होगा, इधर आपके पास ये बेंजीन होगी प्लस किस चीज के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, आप शायद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाँ जी, आप शायद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्वियस के साथ, ठीक है। बनेगा क्या, दो चीजें लिखनी है एरो के ऊपर, एक तो 55 से 60 डिग्री का टेम्परेचर मेंशन करिए और एक कैटलिस्ट यूज कीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4। पता है क्या चीज बनेगी, ये बेंजीन की रिंग बनेगी, इसका एक आधा हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और यहाँ पे NO2 बनेगा, प्लस में H2O बनाऊंगा। इधर ये बेंजीन की रिंग होगी प्लस इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा विद समथिंग लाइक X2 और इसको मैं क्या करूंगा, इसको इधर से मैं थोड़ा सा हीट करूंगा और कैटलिस्ट के तौर पर इसके अंदर मैं AlX3 इस्तेमाल करूंगा एंड यू नो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, इधर जाके X इधर जाके चिपक जाएगा, उसमें से जो H निकला और ये X जो है वापस में HX बना देना। फिर तीसरा रिएक्शन क्या है, इसका रिएक्शन अगर आप RX के साथ कराते हैं, इधर भी हीट ही करते हैं, और अगर आप FeX3 इस्तेमाल करते हैं तो बताइए क्या बनेगा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन किसी भी हाइड्रोजन पर हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे जाकर R जाके लग जाएगा प्लस HX बनेगा। लो जी जी भाई, किसको मसला इस बात से? HNO3 मीन्स नहीं अभी नहीं भाई, सबर, मैंने जो कराया उसको समझो ना, आप अगला रिएक्शन पूछ रहे हो।
आगे कोई रिएक्शन तो नहीं पढ़ा रहा मैं भी, मुझे बस ये बता दो इसका नाम क्या रखूं, नाम बताओ जी। ये जो मैंने बनाया पहले वाला, इसका नाम बताओ प्लीज। इस नेम इज नाइट्रोबेंजीन सर, नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम है इसका? नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिंग पे एक आपने हाइड्रोजन हटाया है और वहां पे आपने NO2 लगा दिया है और आपने क्या बनाया? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाया? यू कॉल इट क्या? यू कॉल इट नाइट्रोबेंजीन, है जी। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम बेंजीन तो नहीं कहूंगा, पूरा नाम पढ़ना है तो शायद आप नाइट्रोनियम बेंजीन कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो अमाइनो नहीं कहूंगा। क्योंकि अमाइनो होता है NH2, अमाइनो होता है क्या? NH2। मैं भी NH2 नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी NO2 पढ़ा रहा हूं। What is NO2? It is nitrobenzene. It is nitrobenzene. आपने कभी RNO2 पढ़ा? नाइट्रो अल्केन है हमारे सिलेबस में। मेरा नहीं ख्याल हमने NO2 को पिछले साल पढ़ा था, मेरा नहीं ख्याल हमने पिछले साल NO2 को कहीं चिपकाने की कोशिश की है, लाइक R के साथ RNO2 नहीं, RNH2 जरूर पढ़ा, उसको हम बोलते थे अमाइनो अल्केन, नाइट्रो अल्केन नहीं पढ़ा हमने। हर बार इग्नोर कर। दूसरे नंबर पे मैंने बनाया, इसको क्या इसका नाम क्या रखूं? हेलो अल्केन, अल्केन नहीं सर, इसे फिनाइलमाइन भी कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं मोहम्मद फारूक, जो आपने नाम बोला है बिल्कुल भी नहीं कहते, फिनाइलमाइन बिल्कुल भी नहीं कहते, वो कुछ और चीज है भाई, फिनाइलमाइन कुछ और चीज है। जब आएगी बारी तो समझा दूंगा, ठीक है। इसको क्या कहें? इसको बोले हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन मतलब अगर ये हेलोजन है कोई भी, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और अगर ये कोई भी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, हेलोबेंजीन में दो चीजें पढ़ाऊंगा, या क्लोरोबेंजीन या हेलो ब्रोमोबेंजीन, जो भी, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। अल्काइल बेंजीन, एक कार्बन हुआ तो मिथाइल बेंजीन, दो कार्बन हुआ तो इथाइल बेंजीन, है जी। एक कार्बन हुआ तो क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरो कह रहा हूं, मिथाइल बेंजीन, दो कार्बन तो इथाइल बेंजीन जी। यहां तक किसी को परेशानी है? मैं काम करता हूँ यार, ये हेलोजिनेशन में हेलोजिनेशन को स्पेसिफिक करता हूं, अगर मैं हेलोजिनेशन को स्पेसिफिक कर दूं, उपसी डुपसी डुप्स, खैर जो भी है, हाँ जी, ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। बस ये बताता हूँ कि दिस कैन बी क्लोरोबेंजीन, दिस कैन बी मिथाइल बेंजीन। ज्यादातर हमारे सिलेबस में क्या होगा, यहाँ क्लोरो हुआ, अगर ये क्लोरो हुआ तो इट विल बी क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे X की जगह ब्रोमो हुआ तो इट विल बी ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह इधर क्या होगा, या तो एक कार्बन हुआ तो मिथाइल बेंजीन, दो कार्बन हुए तो इथाइल बेंजीन, एक कार्बन हुआ तो मिथाइल बेंजीन, दो कार्बन हुआ तो मिथाइल, तीन हुए तो प्रोपाइल, फिर अब इस तरह तो फिर साथ कुछ भी हो सकता है, इस तरह से कुछ, इस तरह से तो कुछ भी हो सकता है जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? यहां तक किसी को परेशानी है? क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? गौर से मेरी बात सुनिए, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि बेटा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर जी? बेंजीन है, बेंजीन के कोई नए रिएक्शंस हैं, मतलब बेंजीन खुद ही नई चीज है, उसका एक नया रिएक्शन है, उसका एक पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है जी सर? रिप्लेस कर देता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल?
सर ऐसी चीज जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता हो, जिसके ऊपर खुद से पॉजिटिव चार्ज हो। तो एनी पॉजिटिव स्पीशी एक्ट्स एज क्या? एनी पॉजिटिव स्पीशी एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एनी पॉजिटिव स्पीशी कैन बी called as electrophile. And yes, these nitronium positive ion, chloronium positive ion, and alkylonium positive ion, what they can do is replace, what they can do is to क्या कर दें सर जी? रिप्लेस कर दें। किसको? किस चीज से रिप्लेस कर दें सर? वो हाइड्रोजन के, सॉरी बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। अच्छा सर, ये हुआ कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? कैसे नाइट्रोनियम ने कैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर ने, कैसे इस मिक्सचर ने क्या किया? कैसे उस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर ने H+ को हटा के नाइट्रोनियम लगा दिया? कैसे इस क्या कहते हैं Al, कौन है जी, AlCl3 और क्लोरीन के मिक्सचर ने इसको हटा के Cl लगा दिया? कैसे यहाँ पे Rx और FeX3 के मिक्सचर ने H हटाकर R लगा दिया? ये हमारा टॉपिक है। इसका मतलब है हमें क्या समझना है? हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है। हमें इसका क्या समझना है जी? हमें सर जी रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है। तो प्लीज अगली हेडिंग देंगे, अगली हेडिंग देंगे भाई। नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा नया टॉपिक क्या है जी? नया टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। कॉलम बराबर कर दें, बस दोबारा कॉलम पैदा हो जाएंगे। एग्जैक्टली दोबारा कॉलम पैदा करूंगा अभी। रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। वंस अगेन, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसमें 3 कॉलम दोबारा बना दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्या? ऑफ नंबर वन क्या जी? नंबर 1 है सर जी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फिर क्या है जी? फिर है सर क्लोरीनेशन। मैं स्पेसिफिक क्लोरीन की बात करूंगा। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। एंड नंबर 3 क्या होगा? एंड नंबर 3 क्या है? अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन जी। तीन हमारे पास दोबारा से कॉलम्स बनेंगे। 3 हमारे पास सबसे पहले कॉलम्स बनेंगे। अच्छा जी, इन तीनों कॉलम्स में एक ही जैसे मैं भी स्टेप्स कराऊंगा, एक ही जैसे मैंने कुछ स्टेप्स कराने हैं। स्टेप नंबर 1, मैं सबसे पहले आपको ये नाइट्रेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। नाइट्रेशन का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कहीं से इलेक्ट्रोफाइल पैदा करो भाई, इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेंगे सर। स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओके।
इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में कौन है भाई? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है बच्चों? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम ने हाइड्रोजन को हटा देना है, देखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में 3 दफा कराऊंगा, खुद समझ आ जाएगा, खुद समझ आ जाएगा, डोंट वरी। नंबर 1 इज क्या? नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या करूंगा? मुझे एक बात बताओ, आपने रिएजेंट्स के तौर पर क्या लिया था? व्हाट वर द रिएजेंट्स? सर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, जिसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया हुआ था। ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था जिसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया हुआ था। किसको? सर जी HNO3 को। दैट वाज एक्वियस डाइल्यूट था, इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सा लिक्विड था, ठीक है, उसमें मिक्स किया हुआ था। ये दोनों के दोनों एसिड नहीं है। बच्चों हाँ या ना का जवाब दे दीजिए प्लीज। क्या ये दोनों के दोनों एसिड्स नहीं हैं सर? अच्छा, अगर ये दोनों एसिड्स है तो रिएक्शन कैसे करेंगे? आपने कभी पढ़ा है एसिड प्लस एसिड गिव्स यू समथिंग? है नहीं जी। सर हमने तो एसिड प्लस एसिड का कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है रिएक्शन। हम तो पढ़ते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। हम तो पढ़ते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने तो एसिड का प्लस एसिड का भी रिएक्शन ही नहीं पढ़ा। अच्छा, लेकिन खैर अब क्या करें, मैंने तो 2 एसिड्स मिक्स किए हुए हैं। लेकिन एक और करेंगे एक बात के ऊपर। किस बात पे? सर जी एक आपने डाइल्यूट रखा हुआ है, एक आपने कॉन्सेंट्रेट, ये आपने डाइल्यूट रखा हुआ है और ये आपने कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ है। अच्छा, तो कुछ तो फर्क होगा, बताएं बेटा क्या होगा? यहाँ पे ना सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा और वो डाइल्यूट वाले को कहेगा चलो भाई तुम तो बनो ना बेस। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं कॉन्सेंट्रेटेड वाला क्या करे, कॉन्सेंट्रेटेड वाला एसिड वो डाइल्यूट वाले एसिड को कहे भाई साहब मेरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड हूं, मैं तो एसिड ही रहूंगा, तुम चूंकि चलो बेशक एज एन एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम हो इस वक्त डाइल्यूट, तुम्हें बेस की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। चलो भाई जान क्या करो, सीधे हो जाओ और वो निकालो उसमें से, अपने जेब में से वो क्या कहते हैं बंदूक तान ले, क्या होता है कराची में, चलो भाई बटुआ निकालो, है बंदूक रख ली, बटुआ निकालो तो, या मोबाइल निकालो तो, क्या स्ट्रीट क्राइम, या स्ट्रीट क्राइम। इस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड जब बंदूक लेकर आ गया, गन पॉइंट पर आ गया और नाइट्रिक एसिड को चल भाई ओके। So what is now happening? What is now? This will act as an acid. This will act as a base. Salt plus water बनेगा, salt plus water बनेगा। Salt अजीब सा बनाए, कौन सा salt बनाए, क्या बनाए, क्या ना बनाए। इसमें से निकलेगा सल्फ्यूरिक एसिड में से निकलेगा H पॉजिटिव और नाइट्रिक एसिड में से निकलेगा OH नेगेटिव। ओके, क्या बनाऊं फिर? इसमें से अगर OH नेगेटिव निकल गया तो पता क्या बन जाएगा? NO2 1 पॉजिटिव एक्वियस, प्लस इसमें से H पॉजिटिव निकल गया, क्या निकल जाएगा? HSO4 1 नेगेटिव एक्वियस, प्लस क्या? प्लस H2O। ये लो जी, किसने एसिड की तरह बिहेव किया? जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसने एसिड की तरह बिहेव किया और जो नाइट्रिक एसिड था उसने बेस की तरह बिहेव किया। कैसे? सर एक स्ट्रॉन्ग था एक वीक था, तो स्ट्रॉन्ग वाले एसिड ने वीक वाले एसिड को बेस की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर दिया, बेस की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर दिया। एक को अपने आप में से H प्लस निकालना पड़ा, दूसरे को अपने आप में से OH नेगेटिव निकालना पड़ा। मिलकर उन्होंने क्या बना दिया? दोनों ने मिलकर पानी बना दिया। और जब दोनों ने मिलकर पानी बना दिया, दोनों मिलकर जब पानी, तो इससे क्या बचा? इसमें से जरा देखो ना, नाइट्रिक एसिड में से अगर मैं OH नेगेटिव निकालूं, प्लीज बताइए, अगर मैं कहूं कि मैंने नाइट्रिक एसिड में से, इज दिस एम्फोटेरिक? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एम्फोटेरिक वाली सीन नहीं है। वो ओ लेवल्स में बच्चों का शुगल था, एम्फोटेरिक है जी, एसिडिक है जी, बेसिक है जी, दोनों एसिड्स ही हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिए। हाँ जी, जी भाई,
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, कुछ समथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट कर दी है उसने, है। खैर जो भी किया है, जो भी किया है, हमारे पास हमारे लिए हमारे जो काम की चीज बनाई है इसने, कौन से काम की चीज बना दी है, इसने बना दी NO2 1 पॉजिटिव। क्या बन गया जी? NO2 1 पॉजिटिव बन गया। यही तो हम चाहते थे, है जी। वो एक मशहूरी थी, यही तो हम सब चाहते थे, फ्रिज और फ्रीजर इसमें है। पता नहीं कौन सी मशहूरी थी यार ये। हाँ हाँ बिल्कुल याद आ गया, वो डॉलन्स की मशहूरी थी। खैर बहरहाल जो भी है, हम क्या चाहते थे, हम चाहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल बने। इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 1 पॉजिटिव तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना है। हम तो NO नाइट्रेट, NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, हम तो नाइट्रेट या नाइट्राइट सुनते आ रहे हैं बचपन से। ये जिंदगी में पहली दफा मैंने आपको नाइट्रोनियम पढ़ा दिया। क्या चीज है ये नाइट्रोनियम? सर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे पैदा हुआ है? सर बड़े कमाल के तरीके से पैदा हुआ है। किस तरीके से? हमने सर जी वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एसिड प्लस बेस करके सॉल्ट प्लस वाटर कर दिया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, सल्फ्यूरिक एसिड में से H प्लस निकला, नाइट्रिक एसिड में से OH नेगेटिव निकला। अच्छा इस नाइट्रिक एसिड में से एक O निकालो और एक H निकालो। देखो पेज के हेडर पे जाओ, क्या आप इसको कैसे, तो NO2-OH, NO2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। क्या आप नाइट्रिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो? पेज के हेडर पे जाके लिखना है कि सर इसका मतलब वो नाइट्रिक एसिड में जैसे जैसे होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? सर जी नहीं, वो तो कुछ और ही सीन है। आप पिछले सालों तक इसको कहते थे सर इसमें एक H पॉजिटिव है और इसमें एक NO3 नेगेटिव है। ओके हो गया। सुनो भाई, O लेवल्स वाला बच्चा इसको क्या सर कहेगा, या A लेवल वाला बच्चा भी क्या कहेगा, AS वाला सर इसमें H है, फिर NO3 है, H को पार्शियल पॉजिटिव समझ लें, NO3 को पार्शियल नेगेटिव समझ लें। ये 2 का बच्चा क्या कह रहा है? 2 का बच्चा कह रहा है नहीं सर, नहीं 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 नहीं, इसमें पॉजिटिव चीज है NO2 1 पॉजिटिव और नेगेटिव चीज है OH1 नेगेटिव। पॉजिटिव इज NO2 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज OH1 नेगेटिव, नेगेटिव इज OH1 नेगेटिव। और क्या हुआ है, यहां से कोई पता नहीं हटा के ले गए, OH नेगेटिव को अलग कर दिया, NO2 1 पॉजिटिव अलग कर दी। बच्चों इसमें किसी को एतराज है, कोई मसला है, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं? श्योर? अच्छा बन गया जी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे जाता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के बाद, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के बाद व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, या फिर अटैक ऑफ द रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। देखते हैं क्या लिखेंगे, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल on the ring, on the benzene ring. हाँ जी, attack of the electrophile, ये जो नाइट्रोनियम है इसका अटैक कराना मैंने उनका क्या, ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग। जरा सुनिएगा कैसे कराऊं, सुनिएगा कैसे कराऊं। प्लस NO2 1 पॉजिटिव, NO2 1 पॉजिटिव। मुझे आपने एक बात बतानी है यार, मुझे आपने एक बात बतानी है भाई।
ये अटैक, हम जो अटैक होता है नाइट्रोनियम जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो अटैक को हम करली एरोज से शो नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो करली एरो है ये कहां से शो होना चाहिए? करली एरो कहां से शो करें? प्लीज बताइए, मेरा सवाल है आपसे, फ्रॉम द रिंग या फ्रॉम द नाइट्रोनियम? यू रिमेंबर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन? जब आप इसको तोड़ते थे या जब आप इसको तोड़ते थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, आधा इधर या यूं होता था, या फिर इलेक्ट्रॉन था पूरे का पूरा इधर। तो हमें तो बेटा एरो तो इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं ना, एरोस तो बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अंग्रेजी की फ्रेज पर मत जाइए, अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। नो, इट इज अटैक ऑफ द रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कौन करेगा? इस नाइट्रोनियम पर इस रिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसने अटैक करना। जो करली एरो होता है is always shown from the electrons, is always drawn from the electrons. Explain again, okay? You know what? मैं कह रहा हूं the curly arrow, हाफ करली है कि फुल करली है? The curly arrow is always drawn, एक सेकेंड okay, the curly arrow is always drawn फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको याद होगा कि कहीं आपने पार्शियल वन नेगेटिव पढ़ा होगा और यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है? आपने पिछले साल कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव और ये पता नहीं कुछ होगा वाई नेगेटिव, आपने ये इलेक्ट्रॉन्स यूं नहीं करके एरो बनाया था, कुछ याद आ रहा? आपने एरो पिछले साल अगर ड्रॉ किया है कभी, तो आप एरो कहां से ड्रॉ करते थे? डोंट यू रिमेंबर कि आप एरो इलेक्ट्रॉन से पार्शियल पॉजिटिव चीज पे ड्रॉ करते होते थे? तो अभी भी क्या करूंगा, अभी भी बेटा मैंने एरो किधर से किधर ड्रॉ करना है? मैंने एरो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ये बताओ सर, इलेक्ट्रॉन्स ये घूम रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है ये? सर ये पाई बॉन्ड वाले हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स तो जब घूमते हैं तो स्टेबल नहीं होते? होते हैं सर, स्टेबल तो होते हैं, लेकिन क्या करें उनके पास कौन आ चुका है? उनके पास नाइट्रोनियम आ चुका है। तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने उस नाइट्रोनियम पे जाकर थोड़ा अटैक करना है। अब ये अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग है और वाइस वर्सा है, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा है। It is the attack of the ring on the electrophile. Attack of the electrophile on the ring, attack of the ring on the electrophile. Now you know what will happen? जी, understood? Okay. लो जी, यहां पहले से क्या लगा हुआ था? एक H। अब यहां क्या लग गया? एक NO2 भी लग गया है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये करूं, रिंग यहां से टूट गई है। हाँ जी, रिंग यहां से टूट गई है जी। क्या मतलब इस बात का? रिंग यहां से टूट गई है। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे रिंग में? रिंग वाज कितने पाई बॉन्ड्स? रिंग इज बेसिकली 3 पाई बॉन्ड्स। ओके, इफ इट इज 3 पाई बॉन्ड्स, तो रिंग में मिसाल के तौर पर सर जी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे रिंग में? 6 इलेक्ट्रॉन थे सर। तो एक इलेक्ट्रॉन ने इस NO2 1 पॉजिटिव के साथ चिपका दिया खुद को उसने, है जी। NO2 1 पॉजिटिव, बल्कि एक नहीं दो, रिंग यहां से टूट गई है। अब क्या सीन होगा यार? यहां तक किसी को मसला है? उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन, चलो यूं करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स ने NO2 1 पॉजिटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लिया, डेटिव टाइप बॉन्ड बना लिया होगा।
तो डेटिव बॉन्डिंग कर ली होगी सच दैट कि रिंग टूट गया, रिंग इज नो मोर अ कंप्लीट रिंग, रिंग इज नो मोर अ कंप्लीट रिंग। यहां तक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नो श्योर ओके। व्हाट इज स्टेप नंबर 3 नाउ? Step number 3 is reformation of the ring. Can you explain again? 2 मिनट सब्र करो जी। जब कहता हूं वो मसला है तब कहते नहीं हो। Reformation of the ring। आता हूं जी, 2 मिनट रुकिएगा। था सर, बस ये समझ आ गया तो मेरे अगले दोनों कॉलम में एग्जैक्ट यही डिटो कॉपी मैंने छापना है, एग्जैक्ट यही चीज मैंने डिटो कॉपी छापनी। बस यहीं पे थोड़ा सा मुश्किल है। अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग या अटैक ऑफ द रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स ने, जैसे नहीं वो किसी जमाने में हम एक लोन पेयर को कहीं पे जाके जोड़ते थे, ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही कुछ हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया है। इलेक्ट्रॉन्स इस, देखो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स ने इस पे अटैक कर लिया, बात एक ही है। अंग्रेजी में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग में हाँ एरो में कर ली एरो से बनाऊंगा। ड्राइंग में जो कर ली एरो है वो मैं इलेक्ट्रॉन से बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ड्राइंग में जो कर ली एरो मैंने इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट किया तो जहां से भी, मिसाल के तौर पे इस वाले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू जोड़ दिए। अच्छा, तो रिंग वहां से टूट गई का मतलब यह है 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं अब रिंग में। अब रिंग में कितने हैं? कौन करता दोबारा समझा दें तो चलिए बताइए, अब रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? शामिर, आप पूछे तो शायद। शामिर, रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जरा जवाब दो ना यार। पहले 6 थे अब 4 हैं, तो 6 की मतलब कंप्लीट रिंग है, 4 का मतलब इनकम्प्लीट रिंग है, 4 का मतलब इनकम्प्लीट रिंग है, तो रिंग टूट गई। ओके सर, वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स? NO2 1 पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है। पूरे पॉजिटिव का मतलब है पूरा डेटिव बॉन्ड बनाना है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। वो तो इलेक्ट्रॉन बनाने के मूड में ही नहीं, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये स्ट्रेट बॉन्ड क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? कौन बोला था वाई 2 इलेक्ट्रॉन? तला मुबशिर, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस लाइन पे? तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी और नाइट्रोनियम के हिस्से के इलेक्ट्रॉन भी रिंग में से निकाल कर यहां जोड़ दिया, ठीक है। तला से यस और नो? ओके सर। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, अगला स्टेप मैंने क्या बोला है? अगला स्टेप मैंने बोला रीफॉर्मेशन ऑफ द रिंग। रीफॉर्मेशन ऑफ द रिंग कैसे होगी? अब ये रिंग को दोबारा कंपोज करने का ख्याल किसको आएगा? रिंग को दोबारा कंपोज करने का ख्याल नाइट्रोनियम साहब को तो आएगा नहीं। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, किसको ख्याल आएगा ये? अब कौन कुर्बानी देगा, कौन कुर्बानी देगा, कौन ईसार का जज्बा दिखाएगा? हाँ जी, हाइड्रोजन साहब अपनी कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी नहीं देंगे, उसको पता है वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये तो आखिर छुरी के नीचे आई गई है। तो ये इसका क्या सीन है? इसका क्या सीन है? ये लेस रिएक्टिव है, इसने को अपनी मर्जी से नहीं हुआ, नाइट्रोजन ने कहा जाओ यार काम करो अभी, आई एम वेरी रिएक्टिव देन यू, यू हैव टू लीव। अब रिंग कह रही है, रिंग कह रहे हैं मैंने तो बनना है, रिंग ने तो बनना ही बनना है, रिंग में तो बनना ही बनना है, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, या तो NO2 ने निकलना है या H ने निकलना है। जो रिएक्टिव होगा, जो जो ज्यादा स्टेबल होगा जुड़ा रहेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो उसको 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 निकलना पड़ेगा। कौन निकलेगा? H निकलेगा। पता है H कैसे निकलेगा? H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, H अपने
दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को दे के निकलेगा। H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग को देकर, रिंग को मुकम्मल कर कर वहां NO2 को छोड़कर, और क्या, प्लस H पॉजिटिव। हेलो जी, कोई मसला मसाइल? H positive ने sacrificed himself for, बच्चा कहता था sacrificed himself for पाकिस्तान। ओके, पाक फौज जिंदाबाद हैं। इफ दिस इज पाकिस्तान और इसने अगर अपनी कुर्बानी दे दी है तो ये आप जो भाई ने जुमला भेजा है वो ठीक है जी, बट ये इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का कोई सीन नहीं चल रहा भाई। इस वक्त सीन ये चल रहा है कि नाइट्रोनियम इज मोर स्टेबल, हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल। नाइट्रोजन इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, hydrogen is a weaker electrophile. Hydrogen has to leave. Hydrogen has to leave. Now, we shall remember hydrogen for its surface, for its service. Okay. अभी हाइड्रोजन का ख्याल रखते हैं। हाइड्रोजन भी पुत्र बड़ा सियाना है। हाइड्रोजन को भी एक लालच है, उसको पता है कि मैं यहां से निकलूंगा कहीं और चला जाऊंगा। उसको किसने लालच दी है? उसने लालच दी है, देयर इज दिस स्टेप नंबर 4। हाइड्रोजन भी इतनी खुशी खुशी, इतनी प्यार मोहब्बत से नहीं, लड़ाई हुई है यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ है। नाइट्रोनियम ने कहा तुम्हें पता है मैं रिएक्टिव हूं, मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। 2-3 को सुन मारे होंगे इस नाइट्रोनियम ने हाइड्रोजन को, पर हाइड्रोजन को निकलना पड़ा होगा। नो हमजा, ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। और खैर हाइड्रोजन ने कहा ओके भाई, ओके यार, ओके, लड़ाई नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह अच्छे तरीके से रास्ते जुदा करते हैं, है जी। वो क्या कहते हैं, वो अच्छे मोड़ पे रिश्ते को तोड़ते हैं, ठीक है। वो कैसे किया, उन्होंने लड़ाई नहीं करते, मार कुटाई ना कर भाई, मुझे पता है तू रिएक्टिव है, मैं जा रहा हूं यहां से, ठीक है। हाइड्रोजन ने कहा अच्छा, कैटलिस्ट का भी तो कोई सीन है ना, है रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट, देयर इज द स्टेप नंबर 4, रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट, आखिरी स्टेप। मुझे एक बात बताओ यार जी, ये जो आपने यहाँ रिएक्शन लिखा था, इसमें कौन कैटलिस्ट था? ये कैटलिस्ट नहीं था, हैं? 55 से 60 डिग्री उसकी कंडीशंस थी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसका कैटलिस्ट था। अच्छा, अगर वो कैटलिस्ट था तो यहां तो पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर दिया आपने, यहां तो पहले स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं हो गया। पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, नाइट्रिक एसिड से उसने रिएक्शन किया, नाइट्रोनियम बनाया, HSO4 नेगेटिव बनाया, वाटर बनाया, NO2 ने इस पे अटैक किया, इसने NO2 पे अटैक किया, ये हुआ वो हुआ, रिंग टूट गई, रिंग को दोबारा रिफॉर्म किया गया, कंपाउंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है। अब रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट कैसे होगी? ये जो यहाँ से H+ साहब को हम कहते हैं ना कुर्बानी दिया उसने, उसको पता है आगे HSO4 1 नेगेटिव मौजूद है, आराम से जाता हूँ वहां पे जाके बनाता हूँ भाईजान H2SO4, और अब कहता हूँ आओ जरा कोई करीब नेड़े लगो ना, बताता हूँ व्हाट इज दिस सल्फ्यूरिक एसिड। बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव किस्म की चीज है ये, हैं? हाँ जी, समझ आया? तो कुर्बानी देने के भी असूल है वहां। बहरहाल व्हाट हैज हैपेंड, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्टेप्स पढ़े हैं। एग्जैक्ट यही 4 स्टेप्स मैंने अगले, नॉट एग्जैक्ट, हेडिंग्स चारों सेम होंगी। हेडिंग बेटा मैंने अगले दोनों कॉलम्स में सेम रखनी है। हाउ डिड यू डिसाइड दैट NO2 इज मोर स्टेबल अदर देन द फैक्ट दैट यू लिस्टेड देम? हाँ बस इस वक्त यही है, इस वक्त यही फैक्ट है कि मैंने पहले से आपको पढ़ाया हुआ। हाँ, इस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने कहा सर कौन ज्यादा स्टेबल है, बटाटा लगा लो, NO2 ज्यादा स्टेबल है, क्लोरोनियम ज्यादा स्टेबल है, आगे अल्काइलोनियम ज्यादा स्टेबल होगा, बस रटाइए, इस वक्त रटाइए। H1 पॉजिटिव इन सबसे वीक ही है, नाइट्रोनियम ने उसको चलता किया जी। प्लीज बताएंगे क्या समझा रहा हूं? हम आपको यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? डिड H गिव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स बैक? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नहीं, मतलब इस बॉन्ड पे कितने? अहमद जफर मुझे एक बात बताओ, इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, कितने? 2। वो दोनों के दोनों किधर गए? H पॉजिटिव बन गया। लुक एट दिस कंप्लीट एरो, लुक एट दिस कंप्लीट एरो। कंप्लीट एरो का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स C और H के दरम्यान, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। H के पास कुछ भी नहीं बचा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। H becomes 1 positive, H becomes 1 positive।
हाँ जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। रिफॉर्मेशन के बाद NO2 का जो बॉन्ड बना है वही है, बस वो नहीं छेड़ेगा, वो नहीं चेंज हुआ। NO2 का यहाँ पे जो बॉन्ड था वो है, बस वो नहीं चेंज हुआ। ठीक है मुस्तफ़ा, NO2 का डेटिव है कि जो भी बॉन्ड है बस वो है। सर वो कोवलेंट इन नेचर है या डेटिव? कोवलेंट और नेचर में, कोवलेंट में और डेटिव में क्या फर्क होता है जी मुस्तफ़ा? अल्टीमेटली तो कोई फर्क नहीं होता, इट इज जस्ट द वे दे आर फॉर्म्ड है जी। अल्टीमेटली तो कोवलेंट और डेटिव एक ही चीज नहीं होती, वो तो हम डायरेक्शन के लिए कि जी इधर से उधर है, अब वो एक दफा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कोवलेंट है जी, कोवलेंट है ये। हाँ जी, सो 4 स्टेप्स का रटा मारना है, 4 स्टेप्स का रटा मारना है भाई। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाकर अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, या फिर अटैक ऑफ द रिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। फिर रिंग जब टूट जाए तो रिंग की रीफॉर्मेशन ऑफ द रिंग। फिर जब रिंग रिफॉर्म हो जाए तो फिर रिफॉर्म होते वक्त उसने वापस कुछ चीज निकालनी है, क्या करने के लिए? फॉर द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, अल्टीमेटली देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग। नहीं नहीं, कोई स्लो फास्ट पुत्र हमजा इस्लाम, आप सारी एएस की मुझसे पूछ रहे हो। मैं पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा कि कौन सा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा नहीं है। इस वक्त जरूरत ना मुझे स्लो पढ़ाना है, ना मुझे फास्ट पढ़ाना है, ना मुझे इंटरमीडिएट पढ़ाना है, ना मुझे कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। दीज वर्ड्स वर ऑल फॉर एएस लेवल्स। ठीक है, इतना याद आ रहे हैं वो एएस की क्लास में ना, वहां पढ़ा दूंगा। इस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा ना, अपने दिमाग से बराए मेहरबानी। मैं इस वक्त या तो मैं कहता कि यार इसका कोई लेना देना है उसके साथ, पिछले साल की केमिस्ट्री के साथ, तो फिर तो याद करो। मैंने इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं पढ़ाया आपको, तो प्लीज अपने दिमाग से एएस का कुछ भी सोचे बगैर ये सब देखिए। मैंने इसीलिए क्यों स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है इसको समझाने के लिए मुझे एएस की कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बिला झिझक, पहले मैं सोच रहा था मुझे वो जो एसाइल क्लोराइड्स होते हैं या वो एसिडमाइड्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एएस का नॉलेज जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, मैं छोड़ो यार उसको पढ़ाते ही नहीं, उसको पढ़ाते ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसको पढ़ाते ही नहीं हूं। ये जो जिसका लेना देना ही नहीं है एएस के साथ, इतना ही है कि जी अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है तो अल्कीन से कम रिएक्टिव है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। रिएक्शन सारे को अजीब ही चीजें हैं जो हमने कभी जिंदगी में सुनी नहीं है। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक दोनों एसिड पता नहीं आपने किस बुनियाद पर रिएक्ट करा दिए हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम सर मैक्सिमम अमोनियम सुना था। मैथ्स की क्लास कब शुरू होगी? 5 मिनट्स प्लीज। मैक्सिमम हमने अमोनियम सुना था या नाइट्रोनियम तो पहली दफा सुना है। खैर चलो जो भी है, कंडीशंस हैं 55 से 60 डिग्री, याद करो। रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड, वो याद करो जी। कैटलिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। उसको भी याद करो जी। एंड देन व्हाट? स्टेप्स हैं 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े से स्टेप्स याद करने होते हैं। स्टेप्स हैं 4, उनको याद करो जी। और अगर कोई मसला नहीं समझ आ रहा तो हाथ खड़ा करो जी। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो? श्योर? बच्चों कोई सवाल है? नहीं? चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके दिस इज 11:10, हाँ अपना ये केमिस्ट्री के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर का भी इख्तिताम करते हैं। यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा, कल ये वाले 2 कॉलम्स पढ़ाऊंगा। पिछला तो रिव्यू हो गई होगा, साथ ही साथ ये दोनों चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी। पिछला तो रिव्यू हो गई होगा, ये दोनों चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो पहली लेयर है बेंजीन के रिएक्शंस की, पहली लेयर वो खत्म हो जाएगी। मैं लेयर बाय लेयर में एक ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एएस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद 3 या 4 चैप्टर्स पढ़ाए होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही चैप्टर से अगले कंपाउंड्स निकालने हैं, इन कंपाउंड से उससे अगले कंपाउंड्स निकालने हैं, उनसे उससे अगले कंपाउंड्स निकालने हैं, उनसे। तो मैंने अब ये इस तरह से सोचा कि मैं इस तरह से चीजों को कैरी करूंगा। 1 चैप्टर, जस्ट 1 चैप्टर पढ़ाना है। बेंजीन, बेंजीन से बेंजीन के डेरिवेटिव, उनसे उनके डेरिवेटिव, उनसे उनके डेरिवेटिव। बहरहाल जो भी है, 5 मिनट की ब्रेक दे दें।
ओके जी, आप भी ब्रेक लें, मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ भाई। क्या करेंगे, 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारा कौन सा लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है जी? A2 लेवल्स की मैथ्स है। असल में आपने गौर किया कि आज थोड़ा नींद की फिनोमेना इस वजह से हो रहा है, रात को इन उल्लुओं ने मुझे सुबह, रात को क्या, सुबह फजर के बाद ही जान बख्शी हुई है। ठीक है, तो फजर के बाद ही जब जान बख्शी हुई है तो सुबह फिर जल्दी उठना पड़ गया, तो इसलिए नींद पूरी नहीं हुई आपके उस्ताद की। इसलिए इस वक्त वो 5-1 मिनट का बस मैं भी मुंह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर हम केमिस्ट्री नहीं, कौन सा लेक्चर है? मैथ्स का लेक्चर है। मैथ्स में क्या पढ़ना है? मैथ्स में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसको आगे कैरी करेंगे इंशाल्लाह। आज इसका प्रॉपर लेक्चर लेंगे। उल्लू कौन थे? उल्लू थे कुछ दोस्त यार थे, उल्लू वो थे जी। आज क्या टाइम हो रहा है? दिस इज 11:12। तो 20 मिनट, 20 मिनट कह रहा हूँ, 11 बज के 20 मिनट, 11 बज के 20 मिनट पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,